हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आप सभी के लेकर आते हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, जो होती है पूरी फ्री, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई भी शुल्क, कोई भी राशि नहीं दी जानी है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से वे सभी दोस्त जो हमारे चैनल पे हिंदी विषय स्टार्ट होने की तैयारी और वेट कर रहे थे, उनकी इंतज़ार आज ख़त्म होती है। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हमारी हिंदी की पहली कक्षा, जिसमें हम देखते हैं वर्ण। ठीक है, वर्णमाला, वर्ण क्या होता है उसकी पूरी जानकारी देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वर्ण की तैयारी, वर्ण की जानकारी पूरे बेसिक से करवा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ओके, देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों। तो वर्ण कहते हैं स्वर और व्यंजन के मेल या समूह को वर्ण कहते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या होती है 13 और व्यंजनों की संख्या होती है 33 दोस्तों। ठीक है, और आगे देख, ये तो आपको मैं बिल्कुल सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। इसकी आगे विस्तृत जानकारी बताते चलता हूँ। ठीक है, स्वर को हम कितने प्रकारों में देखते हैं, तो वो है उच्चारण के आधार पर, ओठ के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ये स्वर्ण के प्रकार हो गए, और इन सभी को हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व, जिसे लघु भी कहा जाता है, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ठीक है, और ओठ के आधार पर देखते हैं। ओठ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पहला है वृत्त और दूसरा आवृत्त। तीसरा देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर कितने भागों में है दोस्तों, एक होता है अनुनासिक और एक होता है निर्नानुनासिक। ठीक है, निर्नानुनासिक ये होते हैं। तो ये तो आप सभी को मैंने अभी केवल नाम से बताए हैं, और इन सभी को अभी देखते हैं डिटेल से आगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं वर्ण, वे ही स्वर कहलाते हैं। अर्थात आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लगे, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अ, आ, ई, ये सभी स्वर कहलाते हैं। दोस्तों, संयुक्त स्वर देखते हैं इसके आगे। संयुक्त स्वर से क्या आशय है, संयुक्त नाम से ही जानते हैं, संयुक्त मतलब हो रहा है जुड़ा हुआ। ठीक है, संयुक्त अर्थ पता चलता है जुड़ा हुआ। 2 स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए, 2 स्वरों के मेल से कैसे हो गया, एक अ और एक ई को मिलाकर क्या बन गया, हमारा ए बन गया। ठीक है, इस प्रकार जो 2 स्वरों को मिलाकर एक नया स्वर या एक अलग स्वर बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। ओ किससे बनता है दोस्तों, देखते हैं। अ और उ मिलाकर ओ बन गया। औ किससे बनता है, अ और ओ मिलाकर अ बन गया। ठीक है, ये होता है हमारा संयुक्त स्वर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं अयोगवाह स्वर किसे कहते हैं। स्वर के बाद व व्यंजन के पहले आने वाले वर्णों को अयोगवाह स्वर कहते हैं। कैसे, आप अगर नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। उदाहरण क्या है इसके, अ और अम और अ, स्वर के बाद व्यंजन के पहले। देखते हैं अंगूर। अंगूर, अ हमारा स्वर हो गया दोस्तों अ, उसके बाद हमारा है अंगूर। ठीक है, अम की बिंदु आ रही है अम, यहाँ ग क्या हो जा रहा है आपका, व्यंजन, अंगूर। ठीक है, ये समझ गया, अंगूर। इसमें अम हमारा जो है वो अयोगवाह स्वर हो जाते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अलंकार और दुख भी हमारे अयोगवाह स्वर के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। आगे देखते हैं हम अनुस्वार किसे कहते हैं दोस्तों। वे वर्ण जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। वे वर्ण जिसका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, आप शब्द को उच्चारण के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन से अनुस्वार हैं, कौन से अयोगवाह है और कौन से में विसर्ग जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं विसर्ग में क्या आता है। इसका उच्चारण ह की ध्वनि है जो कंठ से निकलती है। विसर्ग जानते हैं, जैसे हम प्रातः बोलते हैं। ठीक है, प्रातः बोलते हैं तो उसमें जो ऐसा लगा रहता है बिंदु, वो हमारा विसर्ग कहलाता है। प्रातः हो गया, दुख में हो गया, दुख में बीच में लगा रहता है। ठीक है, ऐसे आपको पहचानने आने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही सामान्य सी जानकारी है दोस्तों, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं
उच्चारण के आधार पर स्वर का वर्गीकरण देखना है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, ठीक है। अब देखते हैं मात्रा। ह्रस्व लघु, लघु में एक मात्रा होती है केवल और दीर्घ में दो मात्रा होती है, और प्लुत में तीन मात्रा हो सकते हैं और होते हैं और तीन से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। समय देखिए, अब चूँकि ह्रस्व लघु लघु है, छोटा है, तो उसे बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ जो है अपेक्षा में ह्रस्व से थोड़ा अधिक समय लगता है, और प्लुत को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखते हैं, ह्रस्व लघु में उदाहरण आता है अ ई उरी, ठीक है, और ये सभी छोटे हैं ना। और दीर्घ में देखते हैं आ ई ओ औ ए, ये सभी दीर्घ में आते हैं दोस्तों, ठीक है, दीर्घ। अब प्लुत, प्लुत में जैसे हम इसको क्या पढ़ेंगे, राम, ठीक है। एक बार हमने राग पढ़ा, उसके बाद राम, तो ऐसा हमारा ये प्लुत हो जाता है दोस्तों। ये समझ आ गया आपको। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों, घोषत्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है अनुनासिक, दूसरा है निर्णानुनासिक, ठीक है। उच्चारण के आधार, उच्चारण इसका किस प्रकार से देखते हैं। अनुनासिक जो है उसको नाक व मुंह से बोला जाता है, और जो निर्णानुनासिक है उसे केवल नाक, मतलब जैसे हम बोलते हैं तो उस पर हमारा नाक का प्रभाव अधिक होता है दोस्तों, ठीक है, केवल नाक से। होंठ की स्थिति के आधार पर देखते हैं आगे क्या होता है। वृत्त दो भागों में बांटा गया होंठ की स्थिति के आधार पर भी, एक होता है वृत्त और एक होता है आवृत्त। दोस्तों जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ, वे सभी वर्ण स्वर जिसे बोलने में आपका जो होंठ है वो वृत्त के समान हो जाता है, ठीक है, वृत्त के समान हो जाता है, उसे हम वृत्त की आवृत्ति वाली होंठ की स्थिति के आधार पर पढ़ते हैं। आप बोल के देखिए, उ ओ अ, इसमें आपका जो होंठ है उसकी स्थिति कुछ इस प्रकार बनती है। और आवृत्त, आवृत्त में आप स्वर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपके होंठ की आकृति हो रही है, किंतु उसका कोई निश्चित निर्धारित कोई आकृति नहीं है। जैसे देखिए अ आ ए, ठीक है, इसमें आपके होंठ फिर रहे हैं लेकिन उनकी कोई आकृति नहीं बनती। और वृत्त में जो होती, जो वृत्त के प्रकार है उसमें आपके होंठ वृत्त के समान हो जाते हैं, उ ओ औ, ठीक है दोस्तों। ध्यान से ऐसे पढ़ेंगे आप भी, बिल्कुल भी मिस ना करें, और वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पूरा अंत तक वर्ण समझ आए। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा स्वर वहाँ खत्म होता है, और अब हम देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा हमने दो लिखे हुए हैं। पहला है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लगे या स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन। देखते हैं उदाहरण। क, ये देखिए ये हलंत लगा हुआ है। हलंत का अर्थ होता है किसी भी अगर वर्ण में आपका हलंत लगता है तो वो हो जाता है आधा। ये आधा क है प्लस अ, क्या हो गया, पूरा क बन गया। आधा म प्लस अ पूरा म बन गया, ठीक है। लिखने के आधार पर दोस्तों हमारे जो वर्ण होते हैं व्यंजन, है ना, वर्ण व्यंजन वो होते हैं 33। व्यंजन 33 है। तो देखते हैं वो कैसे कैसे क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण में। आगे देखते हैं व्यंजन का जो होता है स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, उसके 25 व्यंजन है। उस पर अंतस्थ पे 4 व्यंजन है और उष्म में 4। इस प्रकार हमारे टोटल 33 व्यंजन हो जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं स्पर्श व्यंजन किस प्रकार से हैं। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, देखिए इसमें कंठव्य, कंठ से जो आवाज़ आती है हमारी उसे कंठव्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें क्या क्या है, क, ख, ग, घ और अंग। वे सभी व्यंजन जो कंठ से बोले जाते हैं हमारे। आप बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, इस पे कंठ का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं तालव्य। तालव्य च, छ, ज, झ, ञ। इसमें देखिए आपका जो तालु है वह स्पर्श हो रहा है ना, च, छ, ज, झ, ञ। इसमें आपका तालु स्पर्श हो रहा है किससे, आपके जीवा से। तो ये हमारा होता है तालव्य। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने देखा कंठव्य
पे बोलने पे, कंठव्य के व्यंजन को बोलने पे हमारा प्रेशर कहाँ पे पड़ा? कंठ पे, गले पे, ठीक है। तालव्य पे कहाँ पे पड़ा? जो हमारा जीभ का जो मध्य भाग है दोस्तों, जीभ का जो मध्य भाग है वह हमारे तालु से स्पर्श किया, तालु के मध्य भाग पे, तो हम च छ ज ज इ की उत्पत्ति कर पाए। उसके बाद मूर्धन्य देखते हैं दोस्तों। मूर्धन्य क्या होता है? ट ठ ड ढ अण, ठीक है। ये क्या होता है? आपकी जीभ की जो प्रारंभिक जो भाग है वो आपके तालु के प्रारंभिक ऊपर के भागों से स्पर्श करता है, तो उससे ट ठ ड ढ अण की उत्पत्ति होती है। आप बोल के प्रयास कर सकते हैं। तो मूर्धन्य उसे ही कहते हैं जहाँ आपके जीभ का प्राथमिक भाग आपके तालु के प्राथमिक भाग से स्पर्श होकर व्यंजन उत्पन्न करता है। दंतव्य देखते हैं दोस्तों। दंतव्य दंत, ये आपको नाम से पता चल रहा है, वे व्यंजन जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। जो देखिए आप जीभ को अपने दांत से स्पर्श हो जाएंगे तो ये सभी व्यंजन उत्पन्न होंगे। त थ द ध न, ठीक है दोस्तों। अब औष्ठव्य किसे कहते हैं? जो आपके ओठ की खुलने और बंद होने की आकृति पर निर्भर करता है और उससे जो व्यंजन उत्पन्न होते हैं वे औष्ठव्य व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं प फ ब भ म, ठीक है। ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अब दोस्तों देखिए इसी में ही ये जो हमारे अंत के हैं व्यंजन अंग, इय, अड़, न और म, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं पंच महाअक्षर या नासिक व्यंजन। याद रखेंगे दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछता है कि पंच महाअक्षर या नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं तो आपको ये क्रम याद रखना है, अंग, इय, अण, न, म, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और याद रखेंगे ज़रूर। आगे देखते हैं दोस्तों, एक लाइन में ये भी है द्विगुण और उच्छिप्त व्यंजन। इसमें हमारे दो अक्षर आते हैं, ठीक है, दो अक्षर आते हैं, एक अड़ा आता है और एक अढ़ा आता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, आपके तालु, देखो मैंने आपको बताया तालव्य और मूर्धन्य के बारे में, ठीक है। य, र, ल, व, तालु और मूर्धा की सहायता से जो व्यंजन बोले जा रहे हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें आपके उदाहरण मैंने बता दिए, य, र, ल, व। ये आप बोल के प्रयास कीजिए, बोल के देखिए, ठीक है। उसके बाद ही हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जो जिनको बोलने में मुंह में रगड़ व घर्षण के साथ गर्म हवा बाहर निकलती है। आप बोलिए मेरे साथ, स, श, स, ह। एक बार फिर से बोलिए, श, स, ह, ठीक है। मुंह में रगड़ व घर्षण के कारण जो गर्म हवा बाहर निकलती है उसे ही हम ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उन व्यंजनों को, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखते चलिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त मैंने आपको बताया था, नाम में ही जो जुड़ा हुआ लगता है वो संयुक्त व्यंजन है। नाम से देख के पता चल जाता है कि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। देखो छ कैसे बनता है, ये देखो हलंत लगा हुआ है क पे, मतलब ये आधा क है। जिस पे भी दोस्तों देखेंगे जिस भी वर्णों में हलंत लगा हुआ है वो आधा कहलाता है, ठीक है। आधा क और ये षटकोण का श मिलकर क्या बनते हैं, छ। उसी प्रकार त्र किस प्रकार बनता है, आधा त और र मिलकर त्र बनते हैं। ज्ञ किस प्रकार बनता है, आधा ग और इया मिलकर ज्ञ बनता है दोस्तों, ठीक है। और अंत में देखते हैं श्र कैसे बनता है, तो ये आधा शक्कर का श है और र मिलकर श्र बनते हैं। दोस्तों संयुक्त व्यंजन बड़े ही कमाल की चीज़ है, छ, त्र, ज्ञ, श्र, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन के प्रकार। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, दो आधार में बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है कंपन के आधार पर, दूसरा है प्राण के आधार पर। कंपन के आधार पर वे व्यंजन जिन्हें बोलने में आपको कंपन होता है वे घोष कहलाते हैं, घोष कंपन, और जिन्हें बोलने में आपको कंपन नहीं होता वे अघोष कंपन कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं प्राण के आधार पर देखते हैं जिन व्यंजनों को बोलने में आपकी कम वायु बाहर निकलती है उसे आप अल्प प्राण कहेंगे, और जिन व्यंजनों को बोलने में आपकी
मुख की ज़्यादा वायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। इसे हम आगे समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं घोष। ठीक है, घोष, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? स्पर्शी व्यंजन के तीसरा, चौथा और पाँचवा नंबर का कॉलम। देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है आपको सभी को समझाने के लिए। स्पर्शी व्यंजन के तीसरा, चौथा और पाँचवा, देखिए ग वाली श्रेणी, घ वाली श्रेणी और अंगा वाली श्रेणी। उसके साथ अंतस्थ, अंतस्थ में कौन सा था दोस्तों? अंतस्थ में था दोस्तों य, र, ल, व। ठीक है, और उसके साथ ही ह। ये सभी क्या कहलाते हैं? घोष व्यंजन कहलाते हैं। आप उच्चारण करके देखिए। पहले स्पर्शी व्यंजन के तीसरा, चौथा, पाँचवा। ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ, ध, भ, अंग, इय, अण, न, म। ठीक है दोस्तों, ये सभी को बोलते समय एक कंपन सी होती है दोस्तों आपके कंठ में। अगर आप इनका सही उच्चारण करते हैं तो आपको इन सभी शब्दों के अर्थ अच्छे से पता चल सकते हैं। और अगर आपका उच्चारण गलत है दोस्तों तो इस स्थिति में आपको अपने उच्चारण सुधारने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद अंतस्थ इसके साथ है घोष में। अंतस्थ में कौन सा बताया मैंने? य बताया, र बताया, ठीक है, ल बताया और व बताया, और ह इसके साथ है। ठीक है, अघोष व्यंजन में देखते हैं। अघोष में कौन कौन से हैं? स्पर्शी के 1 और 2, क और ख। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इसे? क, च, ट, त, प और ख, छ, ठ, थ, फ। ये स्पर्शी व्यंजन के 1 और 2 आ गए। और अंतस्थ य, र, ल, व और श, श, श। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कहलाते हैं अघोष व्यंजन। तीसरा है अल्प प्राण। अल्प प्राण में बताया मैंने आपको, कम हवा बाहर निकलती है आपके मुंह से। अंतस्थ, अंतस्थ से य, र, ल, व है। और स्पर्शी के 1, 4, 5, ये तो एक क वाली श्रेणी आ गई, चौथा में घ वाली श्रेणी आ गई और ये पांचवा में अंग वाली श्रेणी। ठीक है, ये आप नोट करते चलेंगे दोस्तों, ऐसे आपको एक बार में याद नहीं होगा ये। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप नोट करते चलेंगे। और यदि दोस्तों को हमारी इस पीपीटी स्लाइड की पीडीएफ भी चाहिए तो आपको ये फ्री में उपलब्ध हो सकती है दोस्तों। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है, आपको वहाँ से पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। अल्प प्राण देख लिया हमने, उसके बाद देखते हैं महाप्राण, जिससे बोलने में ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। उष्म, उष्म व्यंजन मैंने आपको बताया था, जिसमें मुख में रगड़ और घर्षण के साथ गर्म हवा बाहर निकलती है। वो कौन कौन से दोस्तों मैंने बताया? उष्म में थे श, श, श और ह। ठीक है, ये उष्म व्यंजन है। और स्पर्शी का कौन कौन से है? देखिए ख वाली श्रेणी है, दूसरा है, और चौथा है घ वाली श्रेणी। ठीक है, आप उच्चारण करके देखिए ना, ख, छ, ठ, थ, फ। इसमें हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है अल्प प्राण की अपेक्षा में। ठीक है, और देखेंगे घ, झ, ढ, ध, भ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप उच्चारण कर करके देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उच्चारण कर करके देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। संयोग द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए संयोग मतलब फिर से संयोग बताया मैंने, जुड़ा हुआ। ठीक है, संयोग द्वित्व, ये देखिए एक पूरा और एक आधा किस प्रकार बनते हैं वो आपको देखते हैं अभी। क, दो पूर्ण व्यंजन मिलकर आधा क और पूरा का बनते हैं। च बन गया, न बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संयोग द्वित्व काम करता है अपना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारी आज की यह वीडियो कंप्लीट होती है। और जाते जाते मैं आपको एक वर्ण किस प्रकार से होते हैं और उन्हें किस प्रकार उनका मूल होता है वह आपको बता देता हूँ लिख के। देखिए राम, र आधा र है, फिर उसमें आ की मात्रा लगी हुई है आ, फिर म आधा है, फिर अ लगा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कोई भी व्यंजन, ठीक है, वह पूरा स्वयं में व्यंजन नहीं होता, वह आधा ही होता है, उसमें स्वर मिलते हैं तब वह पूरा वर्ण बनता है दोस्तों, पूरा वर्ण बनता है वो। ठीक है, इस प्रकार हमारा राम ऐसा लिखाएगा और
इस प्रकार आप शब्दों को सरलतम रूप से विभक्त कर सकते हैं। दोस्तों अगली क्लास हमारी रहेगी संधि की, ठीक है, जो वर्ण की इस पूरी वीडियो से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। जो दोस्त हमारी ये वीडियो पूरे नहीं देखे हैं उन्हें संधि वाली वीडियो में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आशा है कि आप पूरी ये वीडियो देखें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप संधि की क्लासेस को भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार।